सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। नाज़रीन, ब्रॉडशीट का मामला अब कुछ संजीदा सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ट्वीट कर दिया है कि अमीर हुक्मरान इंतकामी कार्ड के पीछे नहीं छुप सकते और ब्रॉडशीट को मज़ीद तहकीकात से किसने रोका ये हम जानना चाहते हैं। और शहजाद अकबर कहते हैं कि हम करप्ट अशराफिया को पकड़ने का मैंडेट लेकर आए हैं। ये बात पीपल्स पार्टी और नून लीग को नागवार गुजरती है क्योंकि दोनों ने लूट मार की है। अब ये जो ब्रॉडशीट का मामला है, इसमें जाहिर सी बात है, कल आपने सेनेट के इजलास में सुना होगा परवेज़ रशीद साहब को। उन्होंने कहा कि 700 करोड़ के करीब जो जुर्माना पाकिस्तानी हुकूमत को हुआ है, जिससे दवाएं भी सस्ती हो सकती थी, अशर कुड़नोश भी सस्ती हो सकती थी, इसका जवाब कौन लेगा कि ये जितना पैसा गया है, जिसकी हमाकत से गया है, कोई उससे भी तो पूछे। और उन्होंने ये कहा कि सारे मामले में सब ने देखा, दुनिया ने देखा। मरीम नवाज़ ने भी ट्वीट किया कि नवाज शरीफ सुरखरू हो गए हैं। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा दीगर भी इश्यूज़ हैं जिन पर बात होगी। इलेक्शन भी है और दूसरा जो हुकूमती और अपोजिशन बयानात आ रहे हैं उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि अपने मेहमानों को आपसे मुतारिफ करवा दूँ। एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और नून लीग से निसार चीमा साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी लगारी साहब कि जो बार बार नून लीग दावा कर रही है, बबांगे दोहल कहा जा रहा है कि भाई नवाज शरीफ सुरखरू हो गए हैं, सब ने देखा है। ठीक है, ये बात साबित हुई है कि ये प्रॉपर्टी हुकूमत पाकिस्तान की नहीं है, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी नवाज शरीफ साहब की है तो वो तो ट्रेल इसका दे ही नहीं पाए थे यहाँ पर अदालतों में, तो सुरखरू वो किस तरह हो गए, मुझे समझ नहीं आई। असल में पहले तो ये कि ब्रॉडशीट को हायर किसने किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इसे हायर किया गया और उनको मैंडेट ये दिया गया कि इस इन्वेस्टिगेशन को सियासी इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कहीं करप्शन हुई है या पाकिस्तान की दौलत जो है वो मुंतकिल की गई है तो उसका पता चलाया जाएगा। उनने पता चलाना शुरू किया। फिर ये मालूम हुआ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बहुत से सियासतदानों को जो बाहर गए हुए थे और जिनके ऊपर इल्ज़ामात थे, बल्कि ऐसे भी थे जिन्होंने आज खुद तस्लीम किया था कि हाँ थोड़ी बहुत करप्शन की है, यही कोई 5-6 लाख डॉलर की पाउंड की, और जो है वो बस थोड़े से बुरे वक्त के लिए हमने रखी, उनको भी वापस बुलवाया और वजारतें दी। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको उन्होंने वजारतें दी अपने दौर में और उनको बहुत से मामलात का मालिक बना दिया। मतलब एनआरओ हो गया और ये मामला रफा दफा हो गया, दब गई बात। एनआरओ से पहले ही एनआरओ ये परवेज़ मुशर्रफ का आखिर में एनआरओ आया था, उससे भी पहले ब्रॉडशीट को रोक दिया गया था या ब्रॉडशीट ने अपने आप को अलग कर लिया था, इसलिए कि उन्होंने पसंद नापसंद की बुनियाद पर कहा था कि इनके असास दरियाफ्त करें, इनके न करें। तो उन्होंने कहा हमारी शक थी माहदे की कि हम जो है वो इस सियासी इंतकाम की बुनियाद पर किसी के खिलाफ काम नहीं करेंगे, हम हक़ाइक़ सामने लाएंगे। जब उन्होंने देखा कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने सबूत जमा किए थे उनके हासिल करदा सबूत को नज़रअंदाज करते हुए हुकूमत उन्हें वापस ले गई और वजारतों में शामिल कर लिया, तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था, उनने अपने एग्रीमेंट के मुताबिक बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के असासे नहीं हैं या कोई असासे नहीं लाए हैं। हमने इस तरह की कोई बात नहीं की है कि कोई सियासतदान के असासे हैं या नहीं है। हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक दी थी चूँकि माहदे की खिलाफ वर्जी हुई थी। असल बात तो ये है, मैं कहता हूँ कि इंटेंशन क्या थी। पहले भी इंटेंशन ये थी कि सियासतदानों को दाम में लेकर फंसा कर और फिर काम निकाला जाए और जो फंसा जाए उसको ले आते जाएं, और जो फंसते गए उनको ले आते गए, जो नहीं फंसे उनको उन्होंने अपने इंतकाम पर रखा। लगारी साहब, ये जो मुआहदा हुआ था इसमें ये तय पाया था कि जब हम ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो जो असासाजात गैर कानूनी जो हैं और मतलब ब्लैक मनी से बनाए गए हैं, लूटे हुए पैसे से बनाए गए, उसका 20% हम रखेंगे। और अगर ये मुआहदा ख़त्म होता है तो बायलैटरल ये मुआहदा है, ये मतलब दोनों की मतलब मुफाहमत से, इत्तफाक से, बाहमी रजामंदी से इसको हम लोग ख़त्म करेंगे, जो कि नहीं हो सका।
जो कि नहीं हो सका। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इसमें नून लीग ये कैसे कह रही है कि हम लोग सुरखरू हो गए हैं। ये तो साबित नहीं हुआ कि ये जायज मनी से या फिर ये वाइट मनी से बनाया गया था। और ये नवाज शरीफ साहब का उन्होंने तो बोला है कि हमारे पास बहुत से शवाहिद मौजूद हैं। सवाल था, मैं इसका जवाब देता हूँ। हाँ। मेरे दोनों मोहतरम है, निसार चीमा साहब भी और हाँ। जनाब बसरा साहब भी। बात यह है कि अगर आप इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर आप पूरे इल्ज़ामात के सबूत भी दें। अगर किसी भी कानून का कोई भी हिस्सा मावरा है आइन से, तो फिर क्या आइन प्रिवेल करेगा या वो कानून प्रिवेल करेगा, ये है मामला। इसलिए कि आर्टिकल 10A से ये जो कानून है ये बालातर है। ये कहता है कि जनाब जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाए वो अपनी सफाई भी खुद ही पेश करे, वरना उस इल्ज़ाम को ही जुर्म समझा जाएगा। ये जो कानून है मैं समझता हूँ मुआवरा है आइन के, इसलिए कि आइन कहता है कि जनाब आप जो है किसी को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बगैर और उसको पूरे का पूरा मौका दिए बगैर और उसकी सफाई का पूरा मौका दिए बगैर किसी को भी आप कंडेम नहीं कर सकते हैं। तो अब जो इल्ज़ाम लगाए, मैं तो इवन ये भी कहता हूँ कि अगरचे अदालत उज़्मा ने पहली हियरिंग में दो इंतहाई काबिल एहतराम जज साहिबान ने मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया था, बाकी तीन जो थे उन्होंने कहा था कि एक JIT बनाया जाए। JIT ने क्या साबित किया, यानी क्या JIT ने ये बताया कि ये मनी ट्रेल है, पैसा यहाँ से चोरी हुआ, यहाँ से चोरी होने के बाद दुबई पहुँचा, फिर दुबई से जो है वह कतर गया, कतर से सऊदी अरब गया, सऊदी अरब से वो लंदन पहुँचा और उस पैसे से ये सब कुछ खरीदा गया। क्या ये मनी ट्रेल इतना बड़ा खर्चा भी किया हमने, उनको लंदन भी भेजा, वो जाकर इन्वेस्टिगेट करते रहे, तो सबूत क्या लेकर आए थे जिसकी बुनियाद पर मैं इस पर मजीद भी बात करूंगी। नवाज शरीफ की नाअहली हुई जाकर आखिर में इकामा की इल्जाम पर के उन्होंने एक उनके अपने बेटे की एक कंपनी थी उसमें मुलाजमत की, उसमें 10,000 दिरहम जो है उनकी तनख्वाह मुकर्रर हुई थी। अब उस तनख्वाह के लेने के भी अगर JIT भी ये बात साबित नहीं कर पाई, अगर नाअहली इकामा पे हुई है, तो मैं तो ये बात कर रही हूँ ना कि जब ट्रेल मांगी गई थी तो कतरी खत आ गया था, आपको याद होगा, फिर वो सारा पैनामा वाला मामला जो भी था, इस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन एक खबर जो कि मेरा ख्याल है हौसला अफजा भी है थोड़ी सी, उस पर भी मैं बात कर लूँ, उसके बाद दोबारा इस टॉपिक पर आएंगे। मोडीज ने पाकिस्तान का जो बैंकिंग आउटलुक है इसको मुस्तहकम करार दे दिया है और चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के निज़ाम में बेहतरी आई है, ये मोडीज की जानिब से कहा गया है और हुकूमत की जानिब से इस्लाहात और पॉलिसी में बेहतरी की वजह से ये इस्तेहकाम आया है। तो वो पॉलिसीज जिनको अपोजिशन सख्त तनकीद का निशाना बना रही है कि मईशत डूब गई, बुरा हाल हो गया, ये बात बिल्कुल ठीक है, गरीब परेशान है, मतलब जो अशे खुड़नोश है या फिर वो जो एक फौरी रिलीफ वाली चीज़ें वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर मोडीज जो रिपोर्ट दे रहा है वो तो ये बोल रहा है कि चीज़ें जो है वो राइट डायरेक्शन में है, मुस्तहकम सूरत हाल नज़र आ रही है। 2020 में बैंकों के मुनाफे में इजाफा हुआ है और पाकिस्तानी मईशत 2021 में 1.5% शरह नमू की तरफ वापस आ सकती है। तो इस पर मैं बात करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई एक्सपर्ट हमें मिल जाए जो कि मुआशियात का एक्सपर्ट हो और हमें बताए कि क्या ये जो मोडीज़ का ओपिनियन है बिल्कुल ठीक है या फिर हमें खुश होना चाहिए इस खबर पर। लगारी साहब, आपको क्या लगता है, पहले तो आप बताइए। बात यह है कि मुख्तलिफ जो हैं इस तरह के थिंक टैंक हैं इकनॉमी के बारे में या बैनुल-अक़वामी इदारे हैं जो इस तरह की ऑब्जर्वेशंस देते हैं, और इस तरह के ऑब्जर्वेशंस आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब के ज़माने में भी आई थी और साबका दौरे हुकूमत में भी आई थी कि जनाब हम हमारे जो ये साबिक वज़ीर ख़जाना थे उनके बारे में भी कि जनाब ये बेहतरीन वज़ीर ख़जाना है और इन्होंने ये कर दिया। तो वो मालूम हुआ कि एक रिसाला था जो जिसकी कोई ऐसी वो नहीं थी। अब ये मोडीज जो है इसकी क्या अपनी वर्थ क्या है और वो किस इस तरह की सर्टिफिकेशन। इसी पर बात कर लेते हैं। इस वक्त शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने भी ज्वाइन किया। शाहिद साहब, मोडीज की वर्थ और इस रिपोर्ट को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये है कि जुलाई 2020 के बाद से कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें इस्तेहकाम यकीनन आया है, लेकिन उसका ताल्लुक हुकूमत की पॉलिसी से कतई नहीं है। इसका ताल्लुक जो है वो कोविड-19 और उसके बाद के हालात से है। चुनाचे जैसे ही इम्पैक्ट इसका कम होगा, पाकिस्तान की मईशत फिर गैर मुस्तहकम हो जाएगी। यानी हम ये कहेंगे कि ये इस्तेहकाम आर्जी है, टेम्परेरी है, हुकूमत की पॉलिसी से इसका ताल्लुक नहीं है, कोविड-19 से इसका ताल्लुक है। रेमिटेंसेस $2 अरब
हमारी बढ़ गई जुलाई से अब तक पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में। G20 ने लेकिन मोदी तो ये कह रहा है कि हुकूमत की जानिब से इस्लाहात और पॉलिसी में बेहतरी की वजह से इस्तेकाम आया। देखिए, अब आपने तो शायद मेरी राय मांगी है, मैं तो सबूत के साथ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर ये कहे कि हुकूमत की पॉलिसी, तो मोदी ये बता दे कि कौन सी पॉलिसी से आया है। जो कुछ बेहतरी आई है मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर लेता हूँ, तो ताकि जो लोग आपको सुन रहे हैं वो फिर फैसला कर लें। सही। तो मैंने आपसे कहा कि तरसीलात में 3.2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है जुलाई से दिसंबर तक पिछले साल की इसी मुद्दत में। तो आपको एडिशनल पैसे मिल गए। G20 ने आपके कर्जे जो है वो कहा जी आप रेफर कर दें बाद में, तो आजकल आप अदायगी नहीं कर रहे, तो उसका फर्क आ गया। दूसरी बात ये देखिए कि अभी तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। तेल की कीमतें तो 50 से नीचे थी, अब वो बढ़नी शुरू हो गई हैं, तो आपका इंपोर्ट बिल भी जो है वो बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद IMF का प्रोग्राम से अभी बातचीत चल रही है, वो फरवरी से अब तक सस्पेंडेड था, 1 साल निकल गया, अब वो शराइत लागू कर रहे हैं, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आएगा। जी शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, तो हुकूमत जो ये वादे कर रही है कि आगे आने वाले दिनों में आवाम को रिलीफ देंगे, महंगाई में कमी आएगी, तो इसकी तवक्को अब रखी जाए या ना रखी जाए? इन्होंने तो 6 महीने के बाद से अगस्त 18 में जब अलर्ट उठाया था, तो प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे विजिटर ने बार बार कहा था कि 6 महीने ये मुश्किलात है, उसके बाद ठीक हो जाएंगी। फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब हम एमनेस्टी किसी हालत में नहीं लाएंगे, वो एमनेस्टी आ गई। तो मेरा कहना यह था कि कोई एक पॉलिसी इकदाम आप देख लें, जो भी कुछ हमारा इक़्तिसादी पैकेज आया तो उसके अंदर हमने ताकतवर तबकों को मराद दे दी। आपने उसको कहा, सनती शोबे को कहा कि जी आप काला धन लगा दें। तो ये काला धन लगाने से अगर आप ये काला धन हमेशा तो नहीं रहेगा ना, फिर FATF भी उस पर एतराज करेगा। तो मेरा सिर्फ करना यह है कि असल जो चीज है वो ये है कि जो इनकी 10 नुकाती हिकमत अमली थी, जो इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले आई थी, जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की तरफ ले जा सकती थी, उस पर उन्होंने 100% अमल नहीं किया, बल्कि उसका उल्टा कर दिया। उसमें कहा था कि हम अदल पर मबनी एक टैक्स पॉलिसी ले आएंगे, अगर वो पॉलिसी आ जाती तो आज मईशत ठीक हो जाती। उन्होंने पहले कह रहे थे हम IMF के पास नहीं जाएंगे, सही हो गया। अगर आप चले गए, अब 2 साल हो गए, तो आपको मईशत बेहतर हो गई ना। थोड़ा सा आपको शाहिद साहब रोकती हूँ मैं इस पर। शौकत बसरा साहब, यकीनी तौर पर ये बड़ी परेशानी की बात है, जो कोई सुन रहा होगा शाहिद साहब को, अगर एक्सपर्ट ये बता रहे हैं तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि चीज़ें तो भी ठीक नहीं है, अवाम परेशान है। 2.5 साल का अर्सा पहले गुजर चुके हैं, वज़ीर आज़म ने भी कल के इजलास में ये इजहार किया, कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है वो वज़ीरा की। सैरिश, जहाँ तक इकानमीज़ के इशारे हैं, अभी मॉडीज़ का भी आपने वो उनका सुन लिया प्रेस रिलीज़, वो इशारे बेहतर नज़र आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अब जो बात आप कर रही हैं कि आम आदमी तक उसका फ़ायदा कब पहुँचेगा, आदमी को रिलीफ किस तरह मिलेगा, वो इम्पॉर्टेंट बात है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बल्कि शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मेरे से एग्री करेंगे। कल जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर 45,000 पॉइंट्स को भी इसने क्रॉस किया है। अब जहाँ तक आम आदमी है जिसको रिलीफ मिलना है, मैं फिर कहता हूँ कि हमारा फोकस, हमारा टारगेट वही आम आदमी है कि महंगाई में बेहतरी आए, आम ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें उसको सस्ती मिले, तेल है, बिजली है, गैस है, ये सारी चीज़ों पे हमारी गवर्नमेंट का ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब हर मंगल के मंगल जो एक फेडरल कैबिनेट की मीटिंग लेते हैं, उसका नंबर 1 एजेंडा जो है, पहली प्रायोरिटी जो है वो हमारे लिए महंगाई है, और महंगाई ही हमारे लिए चैलेंज है। और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो माजी में ज़ाहिर है आप माजी को अलग नहीं कर सकते मुस्तकबिल में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो सैरिश कभी 70 साल में इक़्तिदार में नहीं आए, कभी उन्होंने तो 32,000 अरब के कर्जे नहीं लिए, उन्होंने तमाम इदारों को तबाह बर्बाद नहीं किया, उन्होंने हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज़ नहीं किया। अब अगर इकानमी जो है, ज़ाहिर है मली चैलेंजेस थे, स्टार्ट में इश्यूज थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह उन पर ओवरकम हो रहा है। अभी सारी सूरत हाल पर ही जो हुकूमती परफॉर्मेंस है या फिर गवर्नेंस है उसी पर हम बात कर रहे हैं, और शौकत बसरा साहब अपनी बात कर रहे थे। शौकत बसरा साहब, अभी आपने सिराजुल हक साहब की भी बात सुन ली, वो भी यही तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि परफॉर्म नहीं कर रहे और अवाम परेशान है, गरीब बंदा इस वक्त परेशान है। ज़ाहिर सी बात है, एक गरीब बंदे को फ़र्क नहीं पड़ता कि IMF के पास जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कब गए, कितना लिया, क्या किया, उसको तो ये फ़र्क पड़ता है कि उसको 2 वक्त की रोटी इस वक्त सस्ती नहीं मिल रही है। मैं इस पर आपसे मज़ीद भी बात करूँगी। निसार चीमा साहब, सर अब आप लोग क्या बताएंगे? ज़ाहिर सी बात है, सवालात तो अब हो रहे हैं आप लोगों से भी
कि किस तरह वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सुरखरू हुए और वो ये साबित, आप लोगों ने तो कहा था हमारी लंदन के यहाँ पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, तो जायदाद तो फिर आप लोगों की साबित होगी ना कि है और आप लोगों की है। देखिए असल में फैसले शौकत साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, मेरा निसार चीमा साहब से सवाल है, वो काफी देर से खामोश है। जी निसार साहब, गुजारिश ये है कि इस मामले में बड़ी तफसील के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ मोहतरम लवाई साहब ने अब जो नुक्ता नजर बयान किया है, मैं बिल्कुल उससे मुत्तफिक हूँ। और ये है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि देखें, जो इल्ज़ाम लगाता है, जो एस्टेब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल यही है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लीगल प्रिंसिपल यही है, जो इल्ज़ाम लगाता है साबित भी उसी ने करना है। और इस्लामिक स्पिरिट भी यही है कानून की कि ये जो है जो रास्ते पे होता है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। लेकिन चीमा साहब जो वहाँ से दावा हुआ है कि नवाज शरीफ के कोई भांजे या भतीजे जिन्होंने तस्वीर दिखाई, रिश्वत की ऑफर की, उसका तो बताना पड़ेगा कौन था वो। देखिए गुजारिश ये है कि मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि कौन सा उन्होंने कोई ये आज तक ये जो JIT बनी, जिस तरह गारी साहब ने फरमाया, बिल्कुल सही कहा कि जब JIT बनी तो कौन सा उन्होंने साबित कर दिया। अच्छा चले मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, एक ब्रेक ले लेते हैं, आप तसल्ली से जवाब दीजिएगा, मैं आपकी तरफ ही वापस आऊंगी। एक नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और निसार चीमा साहब जवाब दे रहे थे कि जो नवाज शरीफ के भांजे या भतीजे की बात हुई है, जिसकी तस्वीर दिखाकर रिश्वत की ऑफर की गई और बोला गया कि बस काम यहीं पर रोक दें, हमारे हवाले से जायदादों को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, उस पर मैं निसार साहब आपकी टेक चाह रही थी। जी मेरी गुजारिश ये है कि मैं जिस तरह मैं कह रहा था कि बिल्कुल गारी साहब ने सही कहा कि ये कौन सी JIT आज तक कौन सा वो इल्जाम साबित कर सकी, कौन सा वो मनी ट्रेल में उन्होंने कुछ साबित किया कि ये इन्होंने घपला किया है, ये गड़बड़ की है, ये करप्शन की है, ये बदयांती की है, ये बेज़ाब्तगी की है। और दूसरी बात ये है कि बिल आखिर वो सारा करप्शन का जो शुरू हुआ केस, बिल आखिर कामों पे उनको नायल करार दिया गया प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को। और दूसरी बात जो देखें, मैं एक और गुजारिश करता चलूँ, आज तक नायब ने भी, मैं आपको पता है कि खुद सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कह चुकी है कि ये इदारा वो है जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसने अपनी गैर जानबदारी की अहमियत जो है बुरी तरह मजबूर कर दी है। ये रिमार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती चीमा साहब के मरियम औरंगजेब ने जो आज बोला है कि बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट ने नैब नियाजी गठजोड़ को बेनकाब कर दिया, भाई ये 2003-4 की बात है, मुशर्रफ दौर में ये मुआहिदा हुआ, जिसके बाद ये सारा मामला हुआ, ये नैब नियाजी गठजोड़ कहाँ से बेनकाब हो गया? आप लोगों ने फिर से लिंक करना ही होता है इसको। मैं बताता हूँ ना, ये कंपनी जो है जो जिसके मालिक जिस तरह की अब इल्जाम तलाशी की है, वो एक बिजनेस फर्म है। मुझे लगता ये है कि इस मौके से फायदा उठाकर उनको पता है कि इमरान खान जो है वो इंतकामी ज़हनियत के हामिल है, अपने जो अपोनेंट्स हैं, पोलिटिकल अपोनेंट्स, उनको ये साहब के नाम पे बदतरीन इंतकामी कारखाना बना रहे हैं। तो उन्होंने मेरा ख्याल ये कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं कि हमें हायर करें। चले इसका जवाब शौकत साहब आप देंगे, क्या आप लोग कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं? मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, सबको मौका मिलना चाहिए ना चीमा साहब। जी 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 मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, चीमा साहब थोड़ा सा रुक जाए। सैरेश चीमा साहब ने और मुस्लिम लीग नून ने एक टेप रिकॉर्ड कर ली है, वो चलाई जा रही है। आप ब्रॉडशीट का पूछ रही हैं, वो JIT का, सुप्रीम कोर्ट का, रैब की बात कर रहे हैं। देखिए मेरे ख्याल में एक तो नून लीग का सबसे बड़ा मसला ये है, फैसले अदालतों के आते हैं इंग्लिश में, जब उसका ये तर्जमा करते नहीं है, साथ ही शादियाने बजाने शुरू कर देते हैं, मोतीचूर के लड्डू खिलाने शुरू कर देते हैं, फैसला हमारे हक में आ गया, क्लीन चिट मिल गई। और अभी आप देखें जब ब्रॉडशीट ने सारी इनका असलियत सामने लेकर आई है कि आप लोगों ने कोई बिजनेस डील की है ब्रॉडशीट के साथ? सुने सर, मेरी गुजारिश सुन लें। अब ये तो बहुत, देखिए पहले तो कहा जाता था कि पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इदारे ज्यादती कर रहे हैं। ये तो इनको करना ये चाहिए कि अगर मेरी बात मियाँ साहब या मरियम नवाज या चीमा साहब सुन रहे हैं, फौरी तौर पर ये जाएं अदालतों में, वहां सू करें उसको, ब्रॉडशीट कंपनी को।
हमारे पे ये पलंदा ना डालें। और लगारी साहब ने ये बात दुरुस्त कही कि ये मुशर्रफ के दौर में एग्रीमेंट हुआ और पीपल्स पार्टी के दौर में जब एनआरओ हुआ, हुकूमत है, इसको बंद कर दिया गया। अब तो ये ऐसा पेंडोरा बॉक्स है। मैं आपको खबर देने जा रहा हूं, बिल्कुल जो चीजें हकायक सामने आए हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं जो पैसा लूट के लंदन, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, दुबई में ले जाया गया। अब ये हकायक सामने आने शुरू हो गए हैं। तो भाई हकायक तो सामने आ गए हैं। आप लोग करप्ट अशराफिया को पकड़ने का मैंडेट लेके आए हैं, आप कब जाएंगे? और जाकर जाहिर सी बात है, उन्होंने तो ये बोला है, दावा किया है कि हम लोगों ने पूरी तहकीकात की हुई है, हमारे पास इनके खिलाफ बड़ा मवाद है, हमसे राब्ता करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आप लोग कब हमसे राब्ता कर रहे हैं? वो तो पहले कह रहे हैं आपने बिजनेस डील कर ली है। यही बात मैं आपको कह रहा हूं। हमारी हुकूमत वो तमाम शवाहिद ब्रॉडशीट कंपनी से लेगी, हम उन लोगों को हायर करेंगे वहां से, खाक जिस जिसके भी सियासतदान के, किसी भी पाकिस्तानी के पैसे बाहर पड़े हों जो लूट के यहाँ से लेकर गए हों, वो हकायक हम आपके सामने रखेंगे और बहुत जल्द आने वाले हैं। क्योंकि हमने वो कुछ चीजें तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी। अब ये चीजें जो ब्रॉडशीट कंपनी ने एक डिस्क्लोजर किया है, इतना बड़ा इंकशाफ किया है कि हमारे पास बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से पैसा लूटकर उन्होंने लंदन में रखा हुआ है। वो खा किसी भी तबका फिक्र से तल्लक रखते हो, वो तमाम हकायक इंशाल्लाह हम कौम के सामने रखेंगे। हकायक तो आप कौम के सामने रखेंगे, लेकिन आप लोगों के खिलाफ सबसे बड़ी चार्जशीट तो ये है बसरा साहब के अवाम आपसे नाराज हैं। वो ये बोलते हैं कि खान साहब जो है वो ट्विटर पर ट्वीट करते रहते हैं कि मईशत में जनाब ये बेहतरी आ गई है, हमारी डायरेक्शन ठीक है, हमने कर्ज के बगैर 3-4 महीने से चल रहे हैं, रिलीफ हमें मिल नहीं रहा है। वज़रा को बुलाते हैं, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं होते हैं, फिर इजलास बुला लेते हैं, फिर कलमदान चेंज कर देते हैं। आप लोग कंफ्यूज हैं, कर क्या रहे हैं? सहरिश, हम इस चैलेंज को लेके बैठे हैं कि जो सवाल आपने किया, मैं आपको पहले कहा था कि प्राइम मिनिस्टर का, हमारी पूरी टीम का ये हम लोगों का फैसला है इंशाल्लाह कि जो गवर्नमेंट के रेट हमने अनाउंस किए हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, मैजिस्ट्रेट साहबान, डिप्टी कमिश्नर साहबान, उनको उन पर अमल दरामद करवाएं। इशू है, मसाइल हैं। असल चैलेंज हमारे लिए इसी महंगाई का है जो बेशक हमारा पैदा करदा नहीं है। क्या ये महंगाई 70 साल से तो या अमरीत थी या ये दोनों पार्टियां बैठी हुई थी, 2.5 साल में ये महंगाई हो गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को नॉर्मलाइज करें। आम ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं, आटा, चीनी, घी, दाल, आम ज़रूरत, बिजली है, सुई गैस है, इनकी हम कीमतों को नीचे लेकर आएँ। लेकिन इंशाल्लाह हम माफियाज का मुकाबला कर रहे हैं, चीज़ों को हम कोशिश कर रहे हैं नीचे लाने की। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे यकीन है कि ये जो आने वाले दिन हैं, आने वाले जो साल हैं, हम उनमें अवाम की बेहतरी के लिए मामलात को बेहतर कर लेंगे। चले अल्लाह करे ऐसा हो। बड़ी पॉजिटिव बातें आप कर रहे हैं लगारी साहब। ये बात वैसे बिल्कुल बजाय ऑपोजिशन की, मैं इसको ठीक समझती हूँ। वो ये बोलते हैं कि शहजाद पर बैठकर हम पर इल्ज़ामात लगाते हैं, वो इल्ज़ामात झूठे होते हैं, और सबसे पहले अगर ये मुल्क से कोई भागेगा तो वो शहजाद अकबर साहब होंगे। साबित कुछ करते नहीं है, सबूत कोई लेके नहीं आते हैं। अगर अदालतों में भी आप देख लें तो वहाँ पर रेफरेंसेज या केसेस चलते रहते हैं, वहाँ पर सबूत पेश नहीं कर पाते हैं। इंतकाम इंतकाम इंतकाम, आप इस बात को कितना दुरुस्त समझते हैं? वाकई सबूत तो नहीं उस तरीके से पेश किए गए। लेकिन अब तक के जो फैसले आए हैं वो भी बेल एप्लीकेशंस में कभी भी इस तरह की जो जजमेंट्स आती हैं वो बहुत कैलकुलेटिव होती हैं, क्योंकि ये फैसला नहीं होता है, अल्टीमेट फैसला बाद में होना होता है। जब बेल देने के वक्त अदालतें इतना सीरियस होती हैं नैब की कारकर्दगी के बारे में, तो लगता है कि नैब एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है रगड़ा देने के लिए, और ये इसकी तख्लीकी जो वस्फ है वो यही है। उसको पैदा ही इसलिए किया गया था, उसको जन्म ही इसलिए लाया गया था। और उन्होंने बरह रास्त तो मार्शल नहीं लगाया था जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, लेकिन ये बिलवास्ता एक इंस्ट्रूमेंट था मार्शल का, नैब जो है, और नैब को इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और जिनकी गर्दन पकड़नी होती है आराम से गर्दन पकड़ ली जाती है। और फिर उसके बाद हुआ क्या है, ये फैसले आप पढ़ें, ख्वाजा साद रफ़ीक की ज़मानत के केस का फ़ैसला पढ़ें आप, और शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत के केस का फ़ैसला पढ़ें, और बहुत से जो ज़मानतें हुई हैं उनके बारे में जो कोर्ट ने
पता नहीं क्या चक्कर है, या तो इनकी प्रोसिक्यूशन वीक है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि हम अक्सर ये भी सुनते हैं इस मामले में तहफ़्फ़ुज़ात के भाई 40-40 हज़ार पर प्रोसिक्यूटर्स काम करते हैं, उनके मुकाबले में जो हुकूमती अमरा या अशराफियाँ हैं ये जनाब लाखों वाले वकील कर लेते हैं, वो उनको डिफेंड नहीं कर पाते हैं, तो मामला फिर जूं का तूं रहता है। खैर सुप्रीम कोर्ट में जो भी वकील पहुँचता है वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर पहुँचता है, ऐसा नहीं होता है कि जनाब वो सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाए या हाई कोर्ट में जाकर उनका वकील बन जाए या ट्रायल कोर्ट में जाए। लोग प्रैक्टिस करते हैं, लोग केस वो करते हैं। असल में जो एक्यूजेशन कर रहा है, जो इल्ज़ाम लगा रहा है, जो इस्तगासा है, जो मुस्तगीस है, उसने क्या किया है, मतलब उसने अच्छा पहले आपने गिरफ्तार कर लिया, इन्वेस्टिगेशन भी आपके पास प्रॉपर नहीं थी, आपके पास इंक्वायरी भी प्रॉपर नहीं थी, फिर आपके पास एलिगेशन भी कोई लिस्ट जो आपने बनाई थी उनके कोई प्रूफ भी उसके साथ नथी नहीं किए गए थे। अब आपने उठाकर दे दिया चेयरमैन नैब को। चेयरमैन नैब ने क्या किया कि उन्होंने आंखें बंद करके साइन कर दिए वारंट पर और जाकर गिरफ्तार कर लो जी, फलां को गिरफ्तार कर लो, फलां को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तारियाँ हो जाएगी। अच्छा, इतना अहम पॉलिटिकल लीडर्स को गिरफ्तार करती हैं हुकूमतें, बार बार सोचती हैं कि जनाब हमें इनको गिरफ्तार करना चाहिए इस मरहले पर या नहीं करना चाहिए। चले मुझे ये बताइएगा, चले ठीक है लगारी साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है। मुझे चीमा साहब आप ये बताएं, सुनने में आ रहा है कि सेनेट इंतखाबात में टिकटों की तकसीम का मामला है और मरियम नवाज़ और मोहम्मद ज़ुबैर को टिकट देने के हामी हैं शहबाज शरीफ, और मरियम और शहबाज शरीफ में ठन गई है, कुछ इस तरह के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। नहीं, ये सब बेपर की उड़ा रहे हैं हमारे मुखालिफिन, इनकी तो बड़ी पुरानी ये ख्वाहिशात। मरियम नवाज का जो वोट है वो मोहम्मद जुबैर की तरफ है और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि शाह मोहम्मद शाह को ऐवान वाला में लाना चाहिए। और मैं देखें ये जो है ये मुझे नहीं पता, छोटा मोटा कोई इख्तलाफ, कोई ऐसा इख्तलाफ है दराना इख्तलाफ, ये वाले इख्तलाफ की बातें तो बड़ी पुरानी है चीमा साहब, शीन लीग की बातें तभी तो होती रही हैं। अच्छा मेरी गुजारिश तो सुने, मैं देखे आपने जितना टाइम जी आप कहिए दिया है कम से कम जी सर आप कहिए, उससे ज़्यादा टाइम तो दे रहे मेरे साथ, मेहरबानी करें, कहिए आप। देखिए गुजारिश ये है, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अशिया खुर्द की कीमतों की बात है, अंदाजा करें कभी ये मोडीज की रिपोर्ट, कभी को और ये जो आदाद शुमार की गोरखबंदी है, क्या आम आदमी को उससे कोई गरज है? ये आपको याद है ये, और मोहतरम लगारी साहब ने सही कहा, उस वक्त इस तरह की इंटरनेशनल एजेंसीज ने इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक और IMF, उन्होंने कहा था कि 2016 और 17 के साल जो थे पाकिस्तानी मईशत के बेहतरीन साल थे पिछले 13 साल में। लेकिन यह है कि देखें अब अंदाजा एक आम आदमी जो उसको आप कहेंगे मोडीज की रिपोर्ट आई है, फलां की बरामदात बढ़ गई हैं, फलां बात से बहुत ज्यादा तफसीलात आ रही हैं, यहाँ मतलब यह है कि आम आदमी किसी को गरज है वो तो कहेगा कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ये तो कोई देखे कि मैं किस साल में जी रहा हूँ, क्या मेरा जीना ये है कि इन्होंने करा दिया 2.5 साल के अरसे में। और दूसरी बात जो है ये हमेशा जो हर चीज हर अपनी नायली और बद इंसानी के मलबा पिछली हुकूमत पे डालते हैं। मैं इनसे कहता हूँ कि मेहरबानी करके ये चैलेंज समझ के कबूल कर ले कि जिस आप लोग तो 2-3 बार इक़्तिदार में रहे हैं ना, तो गुज़श्ता हुकूमतें तो आप लोगों की थी, मलबा तो जाहिर सी बात है फिर वो आप ही डालेंगे। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं चीमा साहब, मैं आपकी तरफ ही वापस आऊंगी, एक ब्रेक ले लेते हैं, मैं आपकी तरफ आऊंगी, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।